हाय एवरीवन। मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि मैम लिवर कैंसर पर आप अपना एक वीडियो बनाइए। क्या डायग्नोसिस करना होता है, कैसे डायग्नोस करना होता है और क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट को लेकर लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न है। सो बेसिकली जो लिवर कैंसर होते हैं वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के थ्रू ही ट्रीट होते हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का उसमें बहुत कम रोल होता है, बहुत ही फ्यू स्टेजेस पर उनका रोल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना, इतना ज़रूरी टॉपिक है जो इतने सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशलिस्ट से ही डिस्कस करूं। तो मैंने आज हमारे चैनल पर डॉक्टर विक्रम को इनवाइट किया है टू डिस्कस अबाउट लिवर कैंसर। सो डॉक्टर विक्रम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए। एंड सेकंड, आप हमें थोड़ा सा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लोगों को इजीली समझ आ जाए और क्या ट्रीटमेंट कब कराना होता है, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझा दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंघल, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपको लिवर कैंसर के बारे में बहुत ही बेसिक से कुछ बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों की समझ में भी आएगा कि बेसिक ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस कैसे होता है। बेसिकली लिवर कैंसर के डायग्नोसिस के अंदर इमेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और लिवर कैंसर के अंदर सारे केसेस के अंदर हम बायोप्सी को नहीं करते हैं। तो जो पेशेंट्स, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, अगर हम उनको बोलें क्रोनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट हैं, सिरोसिस के पेशेंट हैं, या फिर उनको और भी कोई क्रोनिक HCV या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है, उनके अंदर हम इमेजिंग करते हैं। उसको बोलते हैं ट्रिपल फेस सीटी स्कैन। ट्रिपल फेस सीटी के अंदर अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि आर्टियल एनहांसमेंट या वीनस वॉशआउट, तो उसके बेस पे, और मैंने कहा हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, तो हम लिवर कैंसर की डायग्नोसिस बना सकते हैं। जिन केसेस के अंदर क्रोनिक लिवर डिजीज़ नहीं है, सिरोसिस नहीं है और अगर AFP की वैल्यू रेज नहीं है, उन केसेस के अंदर हमें बायोप्सी की ज़रूरत भी पड़ती है। खैर, अब हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें, लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें, तो बेसिकली लिवर कैंसर की जो स्टेजिंग होती है, जो TNM स्टेजिंग नॉर्मली हम बात करते हैं, उससे हटके हम एक BCLC स्टेजिंग होती है, बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर स्टेजिंग सिस्टम। हम इस स्टेजिंग सिस्टम के बेस पे लिवर के कैंसर को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि मान लिया अगर BCLC स्टेज 0 है, तो इसका मतलब ये है कि एक स्कोर होता है, इसको बोलते हैं हम चाइल्ड्स कुक A और B स्कोर, जिससे कि हम ये पता लगाते हैं कि पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है, लिवर की वजह से शरीर में उसको कितनी प्रॉब्लम है और उसका स्टेटस क्या है। साथ में अगर पेशेंट के पोर्टल हाइपरटेंशन नहीं है, कोई सिरोसिस नहीं है, तो ऐसे BCLC स्टेज 0 में जो ट्रीटमेंट ऑफ मोडालिटी है वो है रिसेक्शन। यानी कि ऐसे केस के अंदर अगर हम सर्जरी करके उस बीमारी को निकाल दें तो सबसे अच्छा रहता है। जिन पेशेंट में हम सर्जरी नहीं कर पाते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन भी कर सकते हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर SBRT यानी कि स्टेरोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी से भी ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा आता है BCLC स्टेज A। इसका माने ये हो गया कि जिन पेशेंट्स के अंदर अगर एंड स्टेज लिवर डिजीज़ हो गई है, हेपेटाइटिस C है, या फिर रिसेक्शन नहीं पॉसिबल है, उन पेशेंट्स के अंदर हम ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रखते हैं। हालांकि ट्रांसप्लांट करने के लिए भी ट्रांसप्लांट का अपना एक क्राइटेरिया होता है। अगर वो पेशेंट उस क्राइटेरिया में फिट करता है, उसको बोलते हैं मिलान्स क्राइटेरिया। अगर वो पेशेंट उस क्राइटेरिया में फिट करता है, तो उसके अंदर हम ट्रांसप्लांट का ऑप्शन पेशेंट को देते हैं। तीसरा, अगर कोई पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए राजी ना हो, वो ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहता है, या फिर वो BCLC स्टेज B के अंतर्गत आता है, जिसका माने कि ये हो गया कि बीमारी जो है वो अनरिसेक्टेबल हो चुकी है और पेशेंट या तो उसको कोई कोमोबिडिटीज़ हैं या फिर उसका फंक्शन इतना अच्छा नहीं है बॉडी का, केवल उन केसेस के अंदर हम पेशेंट्स को टेस और टेयर और लोकल रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के ऑप्शंस देते हैं। इसके बाद अगली स्टेज आती है BCLC स्टेज C। BCLC स्टेज C की बात करें, जिसके अंदर या तो छोटी छोटी गांठें पॉजिटिव हो गई हो या फिर स्टेज 4 कैंसर हो गया हो। ऐसी कंडीशन के अंदर जो हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो है इम्यूनोथेरेपी, और इम्यूनोथेरेपी के साथ में हम कुछ VEGF इनहिबिटर्स यानी कि बेवेसिजुमैब इसको ऐड करते हैं, या फिर कुछ केसेस के अंदर TKIs जैसे लेन्वाटिनिब, कैबोजेंटिनिब, इस टाइप की TKIs को हम दवाई को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइक पेशेंट को चॉइसेस दी जा सकती हैं कि अगर पेशेंट इम्यूनोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पता ही है कितना कॉस्टली है, बहुत मेजर इशू है इम्यूनोथेरेपी का, आई थिंक प्राइस, तो क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता है क्या पेशेंट के पास? जैसा मैंने कहा कि
इम्यूनोथेरेपी और जो VEGF इनहिबिटर्स हैं वो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो उसके लिए TKIs ओरल टैबलेट्स होती हैं, सोराफिनेब, लेनवाटिनेब, वो टैबलेट्स भी पेशेंट ले सकता है। तो उसका एफिकेसी या सर्वाइवल रेट उसका वगैरह रिजल्ट भी अच्छा है। अच्छा है। तो ऐसा मतलब ये तो आपने बहुत ही कंट्रोवर्शियल नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा डिसीजन हो गया ना कि सर अगर रिजल्ट भी अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो हम इम्यूनोथेरेपी क्यों लें, हम सीधे टारगेटेड थेरेपी ना लें? नहीं देखिए, वो तो ऑब्वियसली बात है कि जो अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें तो ऐसे केसेस के अंदर जो कैटेगरी 1 रिकमेंडेशंस जो गाइडलाइंस के हिसाब से है वो हम इम्यूनोथेरेपी के साथ में VEGF इनहिबिटर्स को ही एडवाइस करते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर हम फिर TKIs को एडवाइस करते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि हम मिलान क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं ट्रांसप्लांट वगैरह, तो सर्वाइवल कैसा रहता है उन केसेस में देखिए ट्रांसप्लांट के अगर बाद? हाँ, अगर देखिए ट्रांसप्लांट भी 2 तरीके से होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपफ्रंट ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी कि जो मिलान्स क्राइटेरिया हमारा होता है वो उसमें एकदम फिट रहते हैं और हम उसको अपफ्रंट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उन पेशेंट्स का रिस्पॉन्स जो होता है वो अच्छा रहता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल होते हैं, जिनको हमें थोड़ा सा उनकी डिजीज़ को रिड्यूस करना पड़ता है, उसको ब्रिजिंग थेरेपीज़ बोलते हैं। और हम जैसे कि कोई भी उसको TKIs देके या फिर कुछ और मेडिसिन देके उनको डिजीज़ को रिड्यूस करते हैं अगर, और फिर हम मिलान्स क्राइटेरिया में लाके उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उनका रिस्पॉन्स कंपेरेटिवली ट्रांसप्लांट का थोड़ा कम अच्छा रहता है। तो इसका कोई क्राइटेरिया होता है कि कब टेस्ट करना है, कब टीयर करना है या कुछ? देखिए टेस्ट टीयर का जैसे मैंने आपको बताया, जिस केसेस के अंदर पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल नहीं है और साथ में डिजीज़ रिसेक्टेबल भी नहीं है, यानी कि हम बीमारी को सर्जरी से निकाल भी नहीं सकते हैं और पेशेंट का ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते हैं, भले ही किन्हीं कारणों से ना कर पाएँ, जैसे कि पेशेंट की एज ज़्यादा हो या फिर पेशेंट को बहुत सारी कोमोबिडिटीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो या फिर पेशेंट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, उन केसेस के अंदर हम टेस्ट और टेयर करते हैं। डॉक्टर साहब आप इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे क्या एक बार हमारे ऑडियंस को? देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट माने होता है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन और टेयर माने होता है ट्रांस आर्टीरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन। देखिए होता क्या है, जो हमारा कैंसर होता है, कैंसर की जो सप्लाई होती है उस सप्लाई वो हेपेटिक आर्टरी सप्लाई होती है। जो आर्टरी सप्लाई करती है, खून की सप्लाई करती है, वो हेपेटिक आर्टरी होती है। इन केसेस के अंदर हम करते क्या हैं, छोटी छोटी बीट्स होती हैं, जो एक तो कीमो इल्यूटिंग बीट्स होती है, जैसे कीमोथेरेपी निकलती है, और दूसरा रेडियो एक्टिव बीट्स होती हैं। तो हम उन बीट्स को उसमें डाल देते हैं, जिससे कि जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो कैंसर की बंद हो जाती है, जिससे कि कैंसर जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है बेसिकली कौन करता है, मतलब कौन सा स्पेशलाइजेशन के अंडर आता है? ये प्रोसीजर बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो करते हैं। उसके लिए वो आपका स्कैन्स करते हैं, आपकी जो लिवर की ब्लड वेसल्स हैं उनको टेस्ट करते हैं, उनकी पेटेंसी को टेस्ट करते हैं, पोर्टल वेन्स को चेक करते हैं, और उसके बाद वो एक खास वेसल को चुन के, जो कि कैंसर की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है, उसमें वो बीट्स डालते हैं और उसको ब्लॉक करते हैं। तो बेसिकली ये जो भी प्रोसीजर है पूरा एक टीम वर्क होता है, जिसमें आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट सब साथ में रहते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स।